गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम अपना केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेटा समाकलित वेग समीकरण। उसमें हमारे पास पहली है, हमने जीरो ऑर्डर पढ़ लिया, हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर अभिक्रिया किसको कहते हैं इसके बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि समाकलित वेग समीकरण कैसे निकाली जाती है, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की। देखिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जीरो ऑर्डर, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की समाकलित वेग समीकरण निकालिए। तो देखिए बेटा हम पहले जीरो ऑर्डर से शुरू करेंगे। देखिए बेटा आर फॉर रिएक्टेंट, एनी आर, आर मैं ए भी लिख रहा था, आप आर भी लिख सकते हैं, आप रिएक्टेंट के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिक होता है। आर डाइटी प्रोपोर्शन, सॉरी आर, आर एक रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट क्या बना, आपका प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए जब टाइम जीरो था तब आर जीरो है, जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो पे आर की सांद्रता जीरो है, लेकिन किसी टाइम टी पर आर की सांद्रता क्या हो जाती है, इस रिएक्टेंट की सांद्रता आर हो जाती है, मान लीजिए, ठीक है। टी जीरो पे जीरो है, आर की आर। अब हम इस पे वेग लगाएंगे, वेग नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, रेट लॉ, वेग नियम। रेट लॉ क्या कहता है, माइनस रिएक्टेंट पे, माइनस, आपको पता ही है रिएक्टेंट पे माइनस साइन आता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक्टिव मास आर अपॉन डी, एक्टिव मास आर अपॉन डी टी, माइनस साइन आया, ठीक है, ऋण का चिन्ह आता है हमेशा रिएक्टेंट के ऊपर, इसलिए माइनस लगाया। और क्योंकि कमी होती है आप जानते हैं, नाउ इज इक्वल टू, इसी को हम क्या कहते हैं, के, या और के एक्टिव मास आर की पावर जीरो। अब आप कहेंगे आर की पावर जीरो क्यों, क्योंकि आप जानते हैं रेट जो होता है जीरो ऑर्डर में हमने निकाला था, वो उसके रिएक्टेंट की पावर जीरो होती है, यानी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए दिस इज द रेट लॉ। डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू किसके है, रेट के बराबर के की क्या वैल्यू होगी, आर जीरो, एक्टिव मास आर जीरो। क्लियर हो गया। या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं बेटा माइनस डी एक्टिव मास आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, क्योंकि पावर, जिसकी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। या बेटा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस यहां से डी एक्टिव मास आर इक्वल टू के डी टी, के डी टी, ये डी टी किसके साथ चले जाएगा, के साथ चले जाएगा। क्लियर हो गया। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू डी एक्टिव मास आर इक्वल टू माइनस के डी टी, माइनस से मल्टीपल कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो डी एक्टिव मास आर इक्वल टू माइनस के डी टी। कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, और ये यहां पर इक्वेशन हमको क्या प्राप्त होगी, डी एक्टिव मास आर इक्वल टू माइनस के डी टी। अब देखिए बेटा क्योंकि ये इंटीजर्स है, अब होता क्या है कि टाइम के साथ में वेग में परिवर्तन होता है, तो इस इधर जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम इंटीजर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेटेड चीज करते हैं, यानी इंटीजर्स इसमें लागू करते हैं। अब हम इस समीकरण को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे क्या होगा बेटा, देखें लाइक दिस, इंटीग्रेटेड साइन है, ये हो जाएगा डी एक्टिव मास आर इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट साइन है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा dt का, इंटीजर किसका कर दिया हमने, dt। देखा आपने, डिफरेंस को कम दूर करने के लिए मैथमेटिकली हम इंटीग्रेटेड साइन का प्रयोग करते हैं, उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हमने लिया, इंटीग्रेटेड साइन है हमारा डी आर, और क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है बाहर आ जाती है, इंटीग्रेटेड साइन dt के पास। क्लियर हो गया। अब या हम इसी को देखिए, ये जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को कैंसिल करता है इंटीग्रेटेड साइन, तो इस डिफरेंस को इंटीग्रेशन डी आर का क्या हो जाएगा, एक्टिव मास आर, क्या हो जाएगा, एक्टिव मास आर इक्वल टू माइनस के टी, क्या रह जाएगा, के टी। ये डी से ये साइन डिफरेंस इंटीग्रेटेड साइन से कैंसिल, डिफरेंस इंटीग्रेटेड साइन से कैंसिल, क्या बचा, आर इक्वल टू माइनस के टी, क्या बचा आपके पास, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अब ये आई जो है ये इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है हमारे पास, आई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आई इक्वल टू हो गया हमारा इंटीजर्स कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कांस्टेंट। क्लियर बेटा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहां पे तक क्लियर हो गया किस प्रकार से हमने इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेट करने के बाद डिफरेंस कैंसिल हो गया, एक्टिव मास आर इक्वल टू के टी और प्लस आई, इंटीग्रेशन साइन हटाने के लिए
इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब देखिए यदि t इक्वल टू 0, जब कांस्टेंट समय t था 0 था, तब आपका जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की वैल्यू क्या थी, आर नॉट। आर नॉट टी इक्वल टू 0 पे क्या है, आर नॉट। जब टी इक्वल टू 0, समय 0 होगा, तो जो रिएक्टेंट होगा वो भी क्या होगा, आर नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर नॉट। अब यहां पर इस वैल्यू को समीकरण नंबर 2 पे रखने पर, इक्वेशन नंबर 2 में मान रखने पर, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम वैल्यू रखेंगे तो एक्टिव मास आर की जगह क्या हो जाएगा, एक्टिव मास आर नॉट, एक्टिव मास आर नॉट डन इज इक्वल टू के की जगह, टी की जगह क्या हो जाएगा, 0 एंड प्लस आई। देन वी कैन राइट डाउन इट लाइक दिस, आर 0 इज इक्वल टू आई। के 0 हो जाएगा तो आर 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, आई। अब ये जो वैल्यू है आई की, इसको फिर से हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, आई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। पुट द वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स कांस्टेंट इनटू द इक्वेशन नंबर 2। क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 2, आर इज इक्वल टू माइनस के टी एंड प्लस आई की जगह क्या हो जाएगा, एक्टिव मास आर नॉट। दिस इज द मेन इक्वेशन। देखिए बेटा, ये एक मेन इक्वेशन आपको प्राप्त हो रही है, किस प्रकार से एक्टिव मास आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर 0 आर नॉट हो रहा है। अगर यहां से हम के टी को बाहर निकाल दें, के टी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव मास आर नॉट माइनस एक्टिव मास आर। क्लियर, यहां जाकर के ये माइनस प्लस हो जाएगा, के टी प्लस हो जाएगा, ये यहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम यहां से के बाहर निकाल दें तो के इक्वल टू हो गया हमारा एक्टिव मास आर 0 माइनस एक्टिव मास आर अपॉन टी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज समाकलन समीकरण। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी समाकलन समीकरण कहलाती है, 0 ऑर्डर की समाकलन अभिक्रिया। अब देखिए बेटा एक बार फिर से, आर एंड प्रोडक्ट टी टाइम पे आर नॉट, किसी टी समय पर आर, टी 0 पे आर 0, टी समय पे आर होगा, रेट लो लगाएंगे, माइनस डी एक्टिव मास ए अपॉन डी टी। आपको पता है रेट लो ऐसे लगता है, इक्वल टू के। आपको पता है 0 ऑर्डर की रिएक्शन जो होती है वो एक्टिव मास रिएक्टेंट की पावर 0 होती है। अब हमने यहाँ पे डी आर डी टी इक्वल टू के किया, इसको 1 मान लेंगे क्योंकि 0 1 है, पावर तो 1 हो जाता है। यहाँ पे हमने डी को ले लिया, डी टी के साथ चला गया। यहाँ पर हमने माइनस साइन को हटा के दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल किया, तो ये माइनस के डी टी हो गया। इस इक्वेशन की हमने इंटीग्रेशन किया डिफरेंस को दूर करने के लिए, डी टी टाइम के साथ में इसका डिफरेंस है, इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन अप्लाई किया, इंटीग्रेट किया हमने इसको, डी एक्टिव मास माइनस ये कांस्टेंट साइन ये बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेटेड डी टी हो जाएगा। अब आप जानते हैं डिफरेंस से इंटीग्रेटेड साइन से कैंसिल हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्टिव मास आर का वैल्यू क्या होगी, आर होगी। क्या होगी, आर होगी। इसी प्रकार से आर होगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। तो माइनस टी प्लस इंटीग्रेटेड साइन है हमारे पास आई, इंटीग्रेशन हटाने के बाद आई इज द इंटीजर कांस्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यदि टाइम 0 होगा तो जो प्रारंभिक वेग है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा उसका, 0 होगा, आर 0। ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखी, आर 0, आर की जगह आर 0, के की टी की जगह 0, आई 0 होने के कारण आर 0 इक्वल टू आई हो गया। अब आई की वैल्यू फिर से हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते ही एक्टिव मास आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर 0। देन इसी इक्वेशन में अगर हम के टी का पक्षांतर कर ले तो आर 0 माइनस आर हो जाता है। यहां से अगर हम वेग निकालें, रेट निकालें, तो रेट इक्वल टू आर 0 माइनस आपका आर एक्टिव मास आर अपॉन टी हो जाता है। दिस इज द समाकलन वेग समीकरण ऑफ 0 ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। वेरी सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, इसे देखिएगा, कंसंट्रेट करिएगा और कोशिश करिए इसकी प्रैक्टिस करके इसको लर्न करने। हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने इससे पहले 0 ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करी है, अब हम कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 और फर्स्ट ऑर्डर में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में रिपीट होती है, हर बार रिपीट होती है, आती है। हमको इस इंटीग्रेटेड इक्वेशन यानी समाकलित वेग समीकरण को कंप्लीट करना है। देखिए बेटा,
हम पहले से जानते हैं, हम आर फॉर रिएक्टेंट हो गया, हमने आर फॉर रिएक्टेंट के रूप में लिया, कहीं पे हम ए ले सकते हैं, कभी आर ले सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर। आर डैश प्रोडक्ट, और टी जीरो पर जो रिएक्टेंट था वो आर जीरो था। प्रारंभिक जब समय टी जीरो था तब रिएक्टेंट की वैल्यू क्या थी, आर जीरो थी, अभिकारक आर जीरो। लेकिन कुछ समय पश्चात यानी टी समय पश्चात किसी टाइम टी पर वो उसकी घट करके क्या हो गया, वो आर हो गया। अब देखिए इसके लिए हमने रेट फ्लो लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है, रेट फ्लो। तो वेग नियम क्या होगा हमारा, वी ऑल नो इट वेरी वेल, माइनस में होता है रिएक्टेंट का, तो माइनस डी एक्टिव मास आर अपॉन डी टी। रेट हमेशा क्या होता है, समय के साथ होता है, ये क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। इजिकल टू के, वेग स्थिरांक आपका हो गया के, एंड एक्टिव मास आर की पावर 1, क्योंकि ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, एन इजिकल टू 1 होता है, सो दैट पावर इज 1। नाउ बेटा वी कैन राइट इट आल्सो माइनस डी एक्टिव मास आर अपॉन डी टी इजिकल टू के एक्टिव मास आर। वी कैन राइट लाइक दिस, हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसी को लिख सकते हैं और माइनस डी एक्टिव मास आर अपॉन डी टी इजिकल टू एक्टिव मास आर इजिकल टू माइनस के डी टी, और इस आर को हम कहां ले आएंगे, अपॉन में। आर अगर इधर आ जाएगा तो के डी टी हो जाएगा, क्लियर हो गया। माइनस डी एक्टिव मास आर इजिकल टू के डी टी, क्लियर। या एक डी टी इधर चले जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा डी एक्टिव मास आर अपॉन एक्टिव मास आर इजिकल टू माइनस के डी टी हो गया, माइनस के डी टी हो गया, माइनस के डी टी हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां भी डिफरेंशिएशन है हमारे पास, यहां भी डिफरेंशिएशन है टाइम के साथ में, तो हम अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, हमने कल जीरो ऑर्डर में किया था, इंटीग्रेशन साइन लाएंगे हम, डी एक्टिव मास आर अपॉन एक्टिव मास आर इजिकल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन साइन डी टी। इंटीग्रेशन साइन क्या हो जाएगा हमारा, डी टी। क्लियर हो गया यहां तक। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ठीक है, क्योंकि आर के साथ में इसकी वैल्यू आई। अब देखिए इंटीग्रेशन कर लिया, डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन। तो बेटा डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन जब x अपॉन x होता है तो उसकी वैल्यू हमारी x आती है। तो सो दैट अब हमारी क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक्टिव मास r इजिकल टू माइनस के टी एंड प्लस आई। क्लियर हो गया। r अपॉन r की वैल्यू इंटीग्रेशन जब विद डिफरेंशिएशन के साथ में कैंसिल होगा तो वो r आएगा। तो सो x अपॉन x होता है, आप मैथमेटिकल बच्चे अच्छे से जानते हैं, एक्टिव मास r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, वेयर आई क्या था, कल हमने क्या, ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई, ठीक है। और i को हमने क्या कहा था, इंटीजर कांस्टेंट। क्या कहा था, इंटीजर कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है हमारा, i हमारा क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। क्लियर हो गया। नाउ अब देखिए बेटा, इंटीजर कांस्टेंट आई है, हाँ ये डिफरेंशिएशन बेटा, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, इंटीग्रेशन विद डिफरेंशिएशन होगा तो ln r होगा। क्या होगा यहाँ पे, ln r। ये देखिए डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन r अपॉन r की वैल्यू ln r होती है। जीरो ऑर्डर में केवल r थी, क्योंकि वो केवल r 1 अपॉन r था, तो r था तो इसलिए r थी, लॉग नहीं आया। तो यहाँ पे ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, सेकेंड इक्वेशन होगी, i इज इंटीजर्स कांस्टेंट। यस बेटा, यदि हमारा टाइम जीरो हो, इनिशियल टाइम जीरो हो, और इनिशियल टाइम जीरो में एक्टिव मास आर की वैल्यू यानी रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, r0 r0, यू नो इट वेरी वेल। r0 रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी t0 पे, r0। तो अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें, कहां पे रखेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ln r इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस ln r की जगह यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, r0, ये r की जगह क्या होगा हमारा, r0 हो जाएगा n प्लस आई, ठीक है,
क्योंकि आर की वैल्यू हमारी क्या हो गई, आर जीरो, टी की क्या हो गई, जीरो हो गई। तो सो दैट अब इक्वेशन क्या आ गई हमारी, एल एन आर जीरो इजिकल टू आई, ये जीरो हो गया। टी की जगह आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आर जीरो। अब इस आई की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। अगेन इक्वेशन नंबर सेकंड में जब पुट करेंगे तो एल एन एक्टिव मास आर जीरो इजिकल टू माइनस के टी प्लस क्या आ गई वैल्यू, आर जीरो। ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी ना। इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने आई की वैल्यू पुट कर दी, तो आर इजिकल टू के टी माइनस के टी प्लस आई की जगह क्या हो गया हमारा, आर जीरो हो गया। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसी को हम लिख सकते हैं एल एन एक्टिव मास आर अपॉन एक्टिव मास आर जीरो इजिकल टू माइनस के टी, लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, ये थर्ड हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड के टी। अब यहां से या इसी क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्टिव मास आर अपॉन एक्टिव मास आर जीरो इजिकल टू माइनस ई की पावर माइनस के टी। ये एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग का क्या हो जाएगा हमारा एंटी लॉग, उसका बेस ई आ जाएगा, ई की पावर माइनस के टी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई हमारी। एल एन हटेगा ई की पावर माइनस के टी आ गई। क्लियर बेटा यहां तक? एक बार फिर से देख लीजिए, हमने एक्टिव मास लगाया, ये रेट लॉ लगाया, पावर ये थी, डी टी के हुआ, यहां पर हमने साइन चेंज करे, माइनस का या माइनस के डी टी हो गया। यहाँ पे पूरी की पूरी इस इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन अपॉन एक्टिव मास आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस के डी टी, डिफरेंशिएशन विद कैंसिल विद इंटीग्रेशन, देन 1 अपॉन आर हुआ, उसकी वैल्यू लॉग यानी एल एन आर आई, क्या है एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। आई कहां से आ गया, इंटीग्रेटेड साइन है, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो इनिशियल टाइम पे आर की वैल्यू आर जीरो होती है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, हमने ये वैल्यू किस में करी, इक्वेशन नंबर सेकंड में डाली। तो एल एन आर जीरो इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई हमारा हो गया। आर की जगह हमने क्या लिख दिया, वहां पे आर जीरो लिखा। तो देन एल एन आर जीरो इक्वल टू आई, क्योंकि के इंटू जीरो, टी जीरो तो जीरो हो गया। देन एल एन फिर से आई की वैल्यू को हमने किसमें किया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। तो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी एल एन एक्टिव मास आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस, और आर जीरो आई की वैल्यू आ गई। आर जीरो को हम यहां लेकर के आए, माइनस के टी, इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास आ गई। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एल एन का एंटी लॉग लेकर के चलेंगे हम, लॉग गुणा करके, तो ये ई की पावर माइनस के टी हो जाएगी। ई की पावर माइनस क्या हो जाएगी, के टी हो जाएगी। क्लियर बेटा? ना बेटा इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर जीरो ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी। क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर फिफ्थ हमारे। अब हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए बेटा, हमारे पास एल एन एक्टिव मास आर अपॉन आर जीरो इक्वल टू माइनस के टी आई थी। समीकरण नंबर थर्ड को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड वन। इक्वेशन नंबर थर्ड से हम कैसे लेंगे, देखिए इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम के, यहां से बाहर निकाल देंगे, के इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी एक्टिव मास एल एन एक्टिव मास आर अपॉन आर जीरो लिख सकते हैं, यस लाइक दिस। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, और यही इक्वेशन हमारी के इक्वल टू क्या हो सकता है, प्लस माइनस हट जाएगा 1 अपॉन टी, क्यों, क्योंकि एल एन उल्टा हो जाएगा, ये आर जीरो अपॉन आर एक्टिव मास आर। दिस इज द मेन इक्वेशंस ऑफ वन ऑफ द मेन इक्वेशन ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? क्या किया मैंने, आर जीरो ऊपर जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए बेटा, जो ये एल एन होता है, एल एन को हम लिखते हैं एल एन बराबर, जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 2.303 लॉग में कन्वर्ट हो जाता है एल एन। इसकी वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एक्टिव मास आर नॉट अपॉन आर। This equation is a integrated equation of first order reaction.
पॉइंट इज क्लियर। ln की वैल्यू क्या होती है, लॉग में कन्वर्ट करने पे 2.303 लॉग हो जाती है, और इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करा तो 2.303 अपॉन टी लॉग r0 अपॉन r आ गया, और लॉग r0 अपॉन r आ गया। क्लियर बेटा, यहां पे तक क्लियर हो गया। अब आगे आता है कि माना ये जो r प्रोडक्ट था हमारे पास वो t समय में, देखिए बेटा यहाँ पे t0 पे हमारे पास माना उसकी वैल्यू थी a, और कोई टाइम t पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस एक्स, यानी वो जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे यानी मोल्स थे वो मोल घट करके a माइनस एक्स हो गए। अगर हम 0 पे a और t पे r, हमने क्या लिखा था, 0 पे रिएक्टेंट की वैल्यू r0 थी एंड t समय में एक्टिव मास a थी। अगर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें a और a माइनस एक्स से, तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a, वो a0 की वैल्यू क्या है a अपॉन a माइनस एक्स। अनदर इक्वेशन एट हियर। ठीक है बेटा, डन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड जो इक्वेशन हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज दिस k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एक्टिव मास r0 अपॉन r। अगर हम उसको हम मोल के रूप में लिखें, वैल्यू ऑफ मोल्स के रूप में लिखें कि उसकी प्रारंभिक मोल a था, t समय पश्चात a माइनस एक्स हो गया, तो तब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो हमारे पास कई बार बेटा जो ये क्वेश्चन आता है वो इस रूप में आता है, कई बार दिया जाता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स को फाइंड आउट करिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया, हमें ये निकालना है ये a और a माइनस एक्स जो है मोल्स के रूप में है कि शुरुआती मोल उसके a थे और जब वो कंजप्ट हुआ यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो x मोल उसके चले गए, तो उसको हम r मान लेते हैं और t टाइम पे। सो दैट दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। रीड इट आउट, प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए इसको अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू।